आमतौर पर आप जो खबरों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी खबरें जो हैं वो आपको कोर्ट से आती दिखाई देती हैं। और अगर हाल के दिनों में देश की राजनीति को देखें तो उसमें एक एक्ट जो है वो बार बार गूंजता रहा है, पीएमएलए एक्ट। ये जितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामले आपने हाल के दिनों में देखे जिसमें बड़े बड़े नेता जेल गए, उसमें यही एक्ट लगा। इस एक्ट को लेकर बहुत चर्चा होती है, आज इसको विस्तार से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जमानत प्रक्रिया पर एक बड़ी टिप्पणी की और कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है का सिद्धांत पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर भी लागू होता है। अदालत की टिप्पणी तब आई है जब उसने धन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी, जबकि हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि जमानत नियम है, जेल अपवाद का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी नागरिक को आजादी के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है। पीएमएलए के तहत हिरासत के दौरान कोई आरोपी जांच अधिकारी के सामने कोई अपराध स्वीकार कर बयान देता है तो उसे अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर चर्चा करेंगे कानून के जानकारों के साथ साथ मेरे साथ हाईकोर्ट के जज भी होंगे कई और, क्योंकि देखिए जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है तो इसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी समझना जरूरी है। तो तमाम विधाओं के एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद होंगे। आगे बढ़ें उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए बड़ी बात कही है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए हमने कहा है कि पीएमएलए में भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। व्यक्ति की आजादी हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचना अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि अगर अपीलकर्ता के बयान अपराध सिद्ध करने वाले पाए गए तो उन पर धारा 25 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है इंडियन एविडेंस एक्ट 125 में है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया हुआ बयान व्यक्ति के अगेंस्ट यूज नहीं किया सकता, क्योंकि निश्चित है अगर व्यक्ति पुलिस के कस्टडी में है, ईडी के कस्टडी में है, तो ये निश्चित है कि उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स यूज किया गया होगा। देखिए, प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, जिसके डर से काफी लोगों को परेशानी हो रही थी और जिसे ये भी माना जाता था कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है इस देश का उसके अगेंस्ट है। इस चीजों को काफी अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया गया है और इसके बाद कई सारे लोग जो लंबे समय से इन जेल में हैं पीएमएलए के केसेस में, उनके लिए बेल का रास्ता खुल जाएगा। भूमि घोटाला मामले में कथित आरोपी और हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तें जमानत पर लागू नहीं होंगी। कोर्ट ने कहा कि हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान को सबूत नहीं माना जा सकता है। हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश की जमानत पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए कहा है कि जो पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तें हैं वो यहां पर लागू नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिरासत में दिया गया बयान उस सबूत के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और न ही उसे सबूत मान सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। ये तो एक खबर रही और इसमें इसलिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट जब भी माननीय कोर्ट का कोई फैसला आता है तो एक नज़ीर की तरह होता है, यानी आने वाले कई फैसलों में संदर्भ के तौर पर इसको वकील रखते हैं या इसको अन्य कोर्ट के समक्ष रखा जाता है कि फला फला केस में इस तरीके का फैसला लिया गया था, इस तरह का वर्डिक्ट दिया गया था या ये बात कोर्ट की गई थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण होता है, ये अपने आप में कानून के जानकारों के लिए, कानून की किताब के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर के जुड़ने जैसा है। इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखिए बड़ा ही शानदार पैनल है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश चंद्रा जो कि
खुद जस्टिस रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो मौजूद हैं, तो बड़ा गरिमामयी पैनल हो जाता है जब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश भी मेरे साथ मौजूद हैं और माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके सतीश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत करता हूं। मेरे साथ कई और लोग जुड़ेंगे, वकील भी जुड़ेंगे मेरे साथ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, पर पहले आप दोनों से बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। सतीश जी, पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है जब कोर्ट से एक वर्डिक्ट आता है, जैसा मैंने कहा कि आप इसको बेहतर समझा पाएंगे कि नज़ीर के क्या मायने होते हैं, एक तरीके से आने वाले कई समयों के लिए या आने वाले कई मामलों के लिए एक मिसाल बन जाएगा या फिर इसको कोट किया जा सकता है। बदलाव क्या हुआ है, उसके तकनीकी पहलू को आप थोड़ा समझाएं, दर्शक समझ पाए। जहां तक है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो तो एक लॉ है आर्टिकल 141 में पूरे इंडिया के लिए, तो ये तो बाइंडिंग रहेगा जब तक कि इसको ओवररूल ना किया जाए बाय लार्जर बेंच और बाय द पार्लियामेंट, तब तक तो ये उसके अंदर लॉ रहेगा और लागू रहेगा। अब आते हैं आपके जो मेन टॉपिक है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का ये एक्ट है और इसके अंदर जो कंट्रोवर्शियल धारा है वो है धारा 45 जो है, और उसके अंदर उन्होंने क्लियर टाइटल के अंदर दिया है दिस इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इस तरह से जब भी ये कोई बनता है तो ये तो एक उन्होंने पहले कर दिया कि दिस इज नॉन बेलेबल, ये बेलेबल होगा ही नहीं। और इसके लिए कंडीशन जो है उसके अंदर जो है 45 के अंदर देखते हैं, ये एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेज होनी चाहिए कि दैट हैज बीन कमिटेड, शेड्यूल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और बाय दिस एक्टिविटी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है जिसके लिए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है पैसे के लिए, यानी कि उसको हम क्रिमिनल प्रोसीड्स कह सकते हैं, जो आई है वो ऑब्टेन की गई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द क्रिमिनल एक्टिविटी, तब ये केस बनता है। और तीसरी इसके लिए कंडीशन है पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और द एक्टिविटी ऑफ दिस एक्ट और लाइकली टू बी इन्वॉल्व। अगर ये कंडीशन बनती है तो सेक्शन 45 का केस बना देते हैं और उसके अंदर चलता है। और जब सेक्शन 45 का केस बन गया और ये बेलेबल नहीं है तो अब आता है सवाल कि आदमी को आप कितने दिन तक जेल में रखेंगे और उसको जो है बेल कैसे मिलेगी। तो उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है और उसके अंदर उन्होंने कहा है उसके हमें प्राइम फेसा ये देखना चाहिए सबसे पहले कि एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट लाइकली टू बी कमिटेड, उसकी संभावना भी नहीं है और उसने कवर भी नहीं है। अगर ये चीज प्रूव कर देता है कौन करेगा? एक्यूज करेगा। अगर ये कोर्ट इससे सेटिस्फाई होगी प्राइम फेसाई तो उसको बेल मिलने के चांस बन जाते हैं। और ये जो बर्डन है ये लाई करता है एक्यूज के ऊपर। देखिए हमारे यहाँ कुछ सारे एक्ट हैं, लॉ का जनरल प्रिंसिपल ये है एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी, एक लॉ का सिद्धांत है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दूसरा है इसके अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 और पॉस्को एक्ट, जो बच्चों के साथ रेप वगैरह होते हैं या उनको फिल्म वगैरह दिखाई जाती है वो उसके पॉस्को एक्ट लगता है। तो उसके अंदर क्या है कि एक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है, वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। स्टेट को नहीं करना है, प्रोसिक्यूशन को नहीं करना है, उनको प्रूव करना है कि ये तीनों एक्ट हैं और हो सकता है कोई और भी एक्ट हो कि उसके अंदर बर्डन जो है उसके ऊपर जाता है। तो इसलिए बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अभी तक इसका बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी दी है, हेमंत सोरेन को भी दी है, इनको भी दी है और जो एक आध लोग अंदर हैं शायद उनको भी बेल मिल जाएगी। तो इसका ये प्रोविजन बनता है। और जहां तक दूसरा सवाल है कस्टोडियल कन्फेशन, चाहे वो ईडी की कस्टडी हो, पुलिस की कस्टडी हो, पुराने वाला जो सीआरपीसी था उसके अंदर 161 के अंदर आता था कि भाई कस्टोडियल का जो भी आपका स्टेटमेंट है या जो भी उन्होंने कहा है वो मान्य नहीं है कोर्ट के अंदर जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 में नहीं गया हो इंडिपेंडेंट और उसके ऊपर कोई फियर की शैडो ना हो। अगर उसके ऊपर फियर की शैडो है, पुलिस वाला वहां सामने खड़ा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और उसको आंखों से धमका रहा है तो वो वैलिड नहीं है। तो उसके ऊपर कोई शैडो नहीं होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट हो, ओनली देन इट कैन बी डन। देखिए ये आपका विषय है तो किस तरीके से हम भी आपको सुनते रहे, क्योंकि आपने बहुत संक्षेप में लगभग सारी चीजों को समेट दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मेरे जहन में आए और एके जैन साहब से मैं कई मुद्दों पर बात करता रहता हूं। इस सबके बीच में नवरत्न चौधरी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। नवरत्न जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मेरे साथ एके जैन साहब एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश मौजूद हैं। जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट रह चुके डॉक्टर सतीश चंद्रा जी भी पैनल पर मौजूद हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। एके जैन सर, मैं आपसे यह जरूर जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में
साक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कितने दिन तक रखा जाए, किस बिना पर रखा, नॉन अवेलेबल है ठीक है, लेकिन उससे पहले किस तरह के साक्ष्य रखे गए हैं। और हमने ये कुछ हाई प्रोफाइल, मैं एक एक करके कोट नहीं कर सकता, लेकिन मान लीजिए अरविंद केजरीवाल का मसला ले लीजिए, उसमें भी ये कहा गया कि भाई साक्ष्य रखिए, इनके पास साक्ष्य नहीं है, फिर भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। जांच एजेंसी के तौर पर जो ये कानून होते हैं और खासतौर पर पीएमएलए कानून है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और आज जो एक वर्डिक्ट आया जिसको कहा जा रहा है कि ये एक इतिहास की तरह है, आने वाले मामलों पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उसको किस नजरिए से जांच एजेंसी के दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, पीएमएलए पे सच कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जो पीएमएलए की धारा, जैसे अभी जज साहब ने कहा, सेक्शन 45 के तहत ये मान लिया जाता था कि नॉन बेलेबल है और लंबे समय तक अंदर रख सकते हैं, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि महीनों हो गए हैं अगर जेल में और ट्रायल के कंक्लूजन का, ट्रायल के समाप्त होने के कोई आसार नहीं है, तो बेल का हकदार उसको माना गया है। इसमें यह कहा गया है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। मतलब जेल जो है वो बेल दी जाएगी। उनका एक मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को फ्लड कर दिया है बिल्कुल बेल एप्लीकेशंस ने, और ये कार्य नीचे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के लेवल पर होना चाहिए। उनके लिए भी निर्देश हैं हाई कोर्ट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए, कि आप इन बिंदुओं पर विचार करते हुए बेल ग्रांट करें। ये नहीं कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उन्होंने सर्वोपरि माना है और उस पे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 44 के तहत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 जिसमें कहा जाता है कि पर्सनल लाइफ और सिक्योरिटी लिबर्टी, वो जो है वो सर्वोपरि है और उसको विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ उससे आप डिप्राइव नहीं कर सकते। तो ये इसका वो है, इसका एक इम्पैक्ट ये अवश्य पड़ेगा कि जो बहुत से हाई प्रोफाइल नेता, जैसे अभी वो के कविता थी, वो भी जेल में थी, उनको भी बेल मिल गई, मनीष सिसोदिया को भी मिल गई, हेमंत सोरेन के साथी प्रेम प्रकाश को भी मिल गई। तो इन सब के जो आगे जो अभी बचे हैं उनका भी रास्ता खुल जाएगा मैं समझता हूं, और उनको भी शीघ्र बेल मिलेगी और वो बेल पे बाहर आकर उसको कंटेस्ट कर सकेंगे। बाकी बातें जज साहब ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में काफी सारी बातें कही। जी जी, मैं इस पर आऊंगा और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि नवरत्न जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो वकीलों के लिए ये एक नज़ीर की तरह होता है। तो नवरत्न जी, आप लोगों के लिए नज़ीर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप बहस के लिए जाते हैं अदालत में, जब भी आप खड़े होते हैं, तो आपके लिए ये फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बड़े मामलों के परव्यू में इसको देखें तो आपको क्या लगता है किन किन मामलों पर क्या इम्पैक्ट इस फैसले का पड़ सकता है? देखिए, दो पॉइंट्स हैं। कोई भी जो फैसला है, एक होता है लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा होता है देश रिफॉर्म्स जो आज एक हम देख रहे हैं देश में एक कार्य प्रणाली जो चल रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमारे कानून में जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्रेसिडेंस। अगर एक को बेल मिल गई इसके ऊपर, तो निश्चित तौर पे अब आगे जो भी लोग हैं सिंपली वो प्रेसिडेंट, जैसे आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जी के बाद ये बेल का ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो उसमें सेक्शन 45 को भी दरकिनार कर दिया गया है, जहां लिखा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें बेल निषेध है। कारण क्यों है? इसको हम आम जो क्राइम्स हैं उनके साथ हम नहीं इसकी तुलना कर सकते, क्योंकि दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लॉयर्स क्या है, हम लोगों को तो इधर से भी लड़ना है, उधर से भी लड़ना है, हम लोगों का तो फायदा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है जी। किंतु जब हम यहाँ बैठे हैं इस विषय को डिस्कस करने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक क्लियर एक व्यू जो 2002 में ये जो एक्ट बना था करप्शन को रोकने के लिए, और इसको क्लियरली ये कहा गया था कि इसमें बेल नहीं मिलेगी। उसका ये कारण था कि ये जो एक्ट है, ये जो पैसा है, ये गरीब तबके का पैसा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो भी नेता हैं, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत गरीब तबके से आते हैं, अपने तबके में अपने आप को एक बड़ा
वो दिखा के आप लोगों का हम कुछ करेंगे, और फिर उन्हीं का पैसा इस तरह से ये लोग इस्तेमाल करना, तो दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट नेशन, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो हमारा ये मानना है कि इसको हर एक मुकदमे को प्रेसिडेंट मनीष सिसोदिया जी के मुकदमे का ना लेते हुए हर एक मुकदमे को इसकी अपनी लाइट में देखा जाना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें हमें स्ट्रांगली वो एक्शंस लेने चाहिए जो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को धन्यवाद कर सके। अन्यथा ये जिस तरह का ये रवैया चल रहा है वेरी वो रुकेगा नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं शरद जी के पास जाना चाह रहा था, शरद जी मैं आता हूं, लेकिन सतीश जी को मैं इसमें जरूर शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि उनके सामने जब ये मामले आएंगे तब वो एक जज की हैसियत से क्या सोचते हैं कि जब आपके सामने नजीर रखी जाती है तो आप उस समय पर किस तरह से विचार करते हैं। और जो बात अभी नवरत्न जी ने कही कि ऐसा नहीं कि एक मामले को आपने देख लिया तो कई मामले में बस उसी बिना पर सबको जमानत दे दी जाए। बिल्कुल सही कहा है मैडम ने। जहां तक है, देखिए आर्टिकल 141 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो तो प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन जहां तक केस पे एप्लीकेबिलिटी है वो तो मेरिट पे डिसाइड होगा हर केस। और ये जो रेशो लेट डाउन की है सुप्रीम कोर्ट ने वो माइंड में रखी जाएगी। क्या इसको लगाया जा सकता है, इसमें नहीं लगाया जा सकता, सर्कमस्टांसेस सेम है या नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कस्टोडियल कन्फेशन का जो था वो सेक्शन 24 में मान्य ही नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो एक तो लैंडमार्क बन गया कि कोई भी कस्टोडियल स्टेटमेंट दिया गया है कस्टोडियल उसमें ईडी के उसके कस्टडी के अंदर, वो मान्य ही नहीं होगा लॉ के अंदर। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने चोरी की है तो वो नहीं लगेगा उस पर। तो इस तरह से तो बाइंडिंग है। बाकी जो केस है वो तो डिसाइड मेरिट पे ही होगा। और बेल तो एक इंट्रीम है, इंट्रीम मेजरमेंट है। तो अभी आपको बेल दिया, केस तो खत्म नहीं हुआ, केस तो मेरिट पे डिसाइड होगा आपका जी जी जो भी होगा। समझ गए सर, ये आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा, मैं जानना चाहता था जो चीज वो आ गई है। शरद जी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एमएल वाला पार्ट जो है इसका, वो थोड़ा सा हमको बताइए कि हमारे देश के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कितनी बड़ी चुनौती है क्या? मतलब हमारे जैसे लोगों को तो बस टीवी पर ही समझ में आता है, बहस में समझ में आता है, वैसे समझना बड़ा मुश्किल है कि पैसे की भी धुलाई हो सकती है क्या? तो थोड़ा सा ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए। नमस्कार। देखिए, लॉन्ड्रिंग यहाँ पर लॉन्ड्री वाला लॉन्ड्रिंग नहीं है। लॉन्ड्रिंग यहाँ पर पैसे को घुमाना है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं। देखिए, अगर पैसा आपने किसी अवैध सोर्स से कमाया है तो उस पैसे को क्या किया जाता है, जो लोग इस क्राइम में शुमार होते हैं वो क्या करते हैं, उस पैसे को एक जगह जमा करेंगे, उसके बाद जमा करके दूसरे बैंक अकाउंट में रखेंगे, दूसरे बैंक अकाउंट से तीसरे बैंक अकाउंट में रखेंगे, कभी किसी और शहर में ले जाएंगे, कोई कंपनी बना के रख देंगे, किसी अपने रिश्तेदार के अकाउंट में जमा करा देंगे, किसी के नाम से कोई पर्ची लेके जमा करा देंगे। तो अवैध पैसे को या अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को उसको घुमाना, इस इंटेंशन से घुमाना कि ये एजेंसीज को पता ना लग पाए कि ये पैसा कहां से चला था, कहां से आया था और ये पैसा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब आप इस सारे मामले को छुपाने की कोशिश करते, ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कानून है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा दुनिया में जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून नहीं है और बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें अभी जो मैं आपके वकील साहब और जो जज साहब बैठे उनको सुन रहा था, ये खतरनाक क्यों है? हालांकि सुनने में लगता है कि क्या हुआ भाई, पैसे को इधर से उधर ही तो घुमाया है, कौन सा हमने को किसी का कत्ल कर दिया है या हमने किसी का रेप कर दिया है, हमने कोई ऐसी चीज कर दिया। परंतु खतरनाक इसलिए है कि जहां से ये पैसा निकल के आ रहा है वो क्राइम खतरनाक हो सकती है और इस पैसे के लिए शायद वो क्राइम कर गई हो। मान लीजिए करप्शन का मैटर है, स्मगलिंग का मैटर है, किडनैपिंग का मैटर है, कोई भी ऐसा अवैध तरीके से कमाया गया हो सकता है, किसी को फिरौती दी गई हो उसका पैसा हो, किसी भी किस्म का पैसा है या आयकर ना दिया गया हो, ब्लैक मनी का पैसा हो और उसको घुमा दिया। किसी भी लॉ के वायलेशन से जब पैसा निकल के आ रहा है उस पैसे को छुपाने की कोशिश करना, छुपाना मतलब गद्दे के नीचे या जमीन के अंदर दफना के नहीं, उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इस तरीके से उसको घुमाना कि एजेंसीज कभी भी ये पता ना लगा पाए कि ये पैसा कहां से चला था, किसके हाथ में गया, असल में किसका है। इस सारी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यहां पर लॉन्ड्रिंग का अर्थ है
के पैसे हाँ, को बस घुमाया मैं जाता इसी है। पॉइंट पर आना चाह रहा था। मुझे ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये मैंने हालांकि मजाक में ही इस बात को कहा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ब्लैक को व्हाइट करना, यानी ये बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि लॉन्ड्रिंग तो यही है, इसकी वॉशिंग हो जाएगी और ये ब्लैक जो है ये धुल के व्हाइट हो जाएगा। ये वाली बात, ये जो ब्लैक का व्हाइट है, क्या ये भी इसी तर्ज पर आएगा, घुमाने वाला या पैसे के गलत इस्तेमाल वाली जो बात आप कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने अभी जिन कानूनों का नाम लिया था, जिन मैंने क्राइम्स का नाम लिया था, उसमें मैंने टैक्स की चोरी का भी जिक्र किया था। ये काला धन वो होता है जिस पर आप टैक्स नहीं देते हैं। तो मान लीजिए, मैं उदाहरण लेता हूं, आपको बड़ा सीधा सीधा उदाहरण बताता हूं, आपको बड़ी आसानी से भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी शख्स ने प्रॉपर्टी बेची, आपने अक्सर सुना होगा प्रॉपर्टी में क्या होता है, भैया व्हाइट का कितना लोगे, ब्लैक का कितना लोगे, ये आम चर्चा में रहता है। हालांकि मैं इसको बहुत ही कुरीति मानता हूं और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की पैसा जो आपके चेक से आ गया और 1 करोड़ रुपया उसने आपको कैश दे दिया। अब इस कैश को आप क्या करेंगे? आप इस कैश को घर रखेंगे तो मुसीबत है, इस कैश को आप कहीं इस्तेमाल करेंगे, आजकल डिजिटल प्रक्रिया ऐसी है, तो मुसीबत है, इस कैश को आप कहीं लेन देन करेंगे तो मुसीबत है। तो क्या करा जाता है कि इस पैसे को व्हाइट करने की कोशिश की जाती है। आपने जिस चीज का जिक्र किया, व्हाइट मतलब कुछ पैसा आपने अपने घर में किसी को दे दिया, कुछ पैसा दोस्त को दे दिया कि भाई ये लो, आप अपने बैंक से मेरे बैंक में डाल दो, या किसी और प्रॉपर्टी लेने वाले को दे दिया। तो इस तरीके से पैसे को जब किसी तरह फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश की जाती है, उसको ब्लैक से व्हाइट करना कहते हैं। यानी कि बिना टैक्स दिए या बड़ा मामूली टैक्स देके उस पैसे को आपने वैध कर दिया, जबकि वो पैसा काला धन था, उस पर टैक्स नहीं दिया गया था। इसको काले से सफेद करना मैं शरद जी कहते हैं। डिटेल में समझना चाहूंगा। मैं ही नहीं, जितने दर्शक आपको सुन रहे हैं ना, वो जरूर इस पर और चीजें जानना चाहेंगे। बहुत से सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन जैन साहब को मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। जैन साहब, फिनेंशियल मामलों को डील करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये वैसे रोजमर्रा के क्राइम की, हत्या हो गई, चोरी हो गई, ये दूसरी चीज, ये अलग किस्म की चोरी है। कैसे डील करते हैं और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये मामला? क्योंकि यहां पर बड़े बड़े धुरंधर हैं जो वो लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, घुमाने वाली, जिसको शरद जी ने बताया। जी शरद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हालांकि वो पुलिस महकमे से आते हैं, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे, पर पुलिस को भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है इसको अनअर्थ करने में। मुझे तो जैन साहब के कई बड़े बड़े मामले पता है। मैं जानता हूं कि डीजीपी रहते हुए कितने बड़े बड़े मामले उन्होंने क्रैक किए हैं। तो वो आप मुझे बताएं, जैन साहब की किस तरीके से आप लोग डील करते हैं, जांच एजेंसियां इसको? देखिए, हमारे यहाँ जनरली यूपी में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को रेफर किए जाते हैं ऐसे प्रकरण, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो अलग अलग विभागों के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेता है। ट्रेजरी ऑफिसर, इंजीनियर्स वगैरह रहते हैं और वो मदद करते हैं। जिस प्रकार के इन केसेस की बात हो रही है, जिस लेवल के ये केसेस हैं जिन पर डिस्कशन हो रहा है, ऐसे केसेस स्टेट पुलिस के द्वारा डील नहीं किए जाते हैं। देखिए, ईडी को जो ताकत मिली वो 2022 के जजमेंट से मिली, जुलाई 27 का जो है विजय मदन लाल चौधरी वाला। इसमें जो है वो अपहोल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पीएमएलए एंड द पावर्स ऑफ ईडी अंडर इट। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कोर्ट हैड हेल्ड दैट सेक्शन 44 ऑफ पीएमएलए restricts the right of the accused to grant of bail। और तो नो, कोर्ट का ये मत है कि नो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन ग्रांट ऑफ बेल। ये नहीं है कि आपने उसको जुलाई 27 जो 2022 का जजमेंट है उसके आधार पर आप हर किसी को बेल डिनाई करते चले जाएंगे। कोर्ट का ये मत है कि इसमें एब्सोल्यूट राइट नहीं है और एब्सोल्यूट राइट इसमें एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए लोअर कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा, और इनको जो है मेरिट पर इन मुकदमों का बेल एप्लीकेशंस का डिस्पोजल लोअर कोर्ट्स के लेवल पे होना चाहिए। जी, सबसे पहले तो नवरत्न जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी। मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि ये जो फाइनेंशियल मामले होते हैं इसको डील करना, और जैसे हम देख रहे हैं कि एक अलग से विंग होती है पुलिस की, क्या फाइनेंशियल मामलों के बिल्कुल जानकार वकील भी अलग होते हैं या फिर आमतौर पर कोई भी वकील जो है इसको डील करता है? कोई भी वकील इसको डील कर सकता है जिसके पास डिग्री है। मगर जो हमारी बहस का मुद्दा चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी जजेस हैं, वो लोग सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेक्शन 45 क्लियरली ये कहता है कि अगर हल्का सा भी डाउट है कि वहां पे कोई क्राइम कमिट हुआ है तो आप बेल नहीं देंगे।
हम लोग बेल के ऊपर बहस कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में बहस कर रहे हैं जो प्रतिनिधि हैं देश के, जो सीएम हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, और कैसे कहां से किस तरह से धोखा देके वो लोग वहां तक पहुंचे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उन लोगों को आम लोगों के साथ रूल्स में नहीं डाल सकते, नंबर एक। नंबर दो, हमारा यहाँ पे मसला ये होना चाहिए, बेल मसला नहीं है, ट्रायल मसला होना चाहिए। बेल नहीं है इसका मतलब यह है कि जल्दी से जल्दी ट्रायल कर ऑब्वियसली एविडेंस है तभी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, चाहे वो अभी जो सत्ता में है पार्टी वो है, या जो सत्ता में नहीं है वो है। जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, ये निश्चित है कि कोई ना कोई सबूत उन लोगों के पास पड़ा है, ईडी के पास, तभी ये कार्रवाई हुई है। तो बेल तो इसमें बिल्कुल होने का मतलब ही नहीं होना चाहिए। इसमें यह होना चाहिए कि हम कितना महीने 2 महीने में तुरंत से ट्रायल खत्म कीजिए। वो अगर उसने गलती नहीं की है तो बचेगा, गलती की है तो निश्चित तौर पे उसके परमानेंटली इस तरह का हिसाब होना चाहिए कि जीवन में वो कभी सामाजिक किसी भी क्षेत्र में आगे ना आ पाए। उनके ऊपर एक परमानेंट प्रतिबंध इस प्रकार का लग जाए कि इस देश के प्रति, इस जनता के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति जो धोखा करके उन लोगों ने पैसा और मैम एक बात जो कही, क्योंकि आपने पॉलिटिकल ये इस पर इसको लाएं आप चर्चा को, कि अगर जांच बहुत लंबी खिंच रही है या जांच में बहुत सारी चीजें नहीं आ पा रही हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अंदर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस मसले पर आपकी राय क्या है? हाँ, वही मसला हम कहना चाह रहे हैं कि बेल 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 झगड़ा नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि कब तक आप रखिएगा, होना चाहिए स्पीडी ट्रायल, तुरंत। अगर आपके पास एक भी एविडेंस है तुरंत ट्रायल कीजिए, और उन लोगों को निश्चित तौर पे अगर वो कन्विक्ट होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी चीज है, और ये हम मानते हैं कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ एविडेंस आता होगा, तभी इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई होती होगी। फिर उन लोगों को रोकना क्यों है, हमें ये समझ नहीं आता है। अगर आप एक चीज को मुक्त करना चाह रहे हैं देश को एक चीज से, तो उसमें युक्ति क्यों ढूंढ रहे हैं आप? क्यों उन लोगों को वहां पे लाना है? सत्ता, मेजॉरिटी रूल ये नहीं होना चाहिए कि हमें सत्ता में बने रहने के लिए इसको डराना है, उसको दबाना है। अगर वो गलत है तो निपटाइए उसको, तब देश में रिफॉर्म आते हैं। और लीगल सिस्टम रीढ़ की हड्डी है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ना जजेस ना नहीं, लॉयर। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये है नवरत्न जी की आमतौर पर मैं इसी तरह की बहस करता हूं, पर शरद जी और ए.के. जैन साहब कई बार मेरे पैनल पर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक चर्चा ऐसी भी हो कि जो नॉन पॉलिटिकल। मैं चाहता तो अभी अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को बैठाता और खूब जम के लड़ाई होती रहती, 1 घंटा बड़ा आराम से निकलता। लेकिन हमारी कोशिश है कि पीएमएलए को आम दर्शक, देखिए टेलीविजन माध्यम है आम दर्शक के लिए, वो सूचना भी चाहता, जानकारी भी चाहता। आप जैसे जिम्मेदार चेहरे हैं, उनको वो बातें बताएं जो उनको पता होनी चाहिए। वो इंटरनेट के जरिए, कई यूट्यूबर्स के जरिए ऐसी ऐसी जानकारियां हासिल कर लेते हैं जो शायद और गड़बड़ा दे उनके मामले को। तो मैं चाहता हूं, इसीलिए आपने देखा कि जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, शरद जी जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और आप भी हैं यहां पर कानून की जानकारी देने के। लेकिन डॉक्टर सतीश चंद्रा, जब चर्चा इस पर आई है तो मुझे ये बताइए कि जो इन्फ्लुएंशियल चेहरे होते हैं और आम लोग होते हैं, पीएमएलए इन दोनों पर किस तरीके से, और हम बड़े मामलों की वजह से ही जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बड़े लोगों के लिए ही कानून है, पॉलिटिशियंस के लिए ही ये कानून है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और आम लोगों के फाइनेंशियल मैटर और बड़े या इन्फ्लुएंशियल लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स को, आपराधिक मामलों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? ठीक है कोहली साहब, इसके जो कोहली साहब ने भी बताया था कि ब्लैक मनी क्या है या जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो है क्या, उन्होंने काफी अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। अब जितने भी राजनेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हाई पोजीशन में बैठे हैं, अगर आप उनका एस्टिमेट देखें तो उनके पॉलिटिकल कैरियर में उनकी वेल्थ जो है 200 टाइम्स 2000 टाइम्स जंप कर जाती है। वो पैसा आता कहां से है? और जो इन्होंने और भी एग्जाम्पल दी कि फिरौती की रकम आ रही है, या जिसपे मकान बेचा 1 करोड़ का चेक आया, इस तरह से ये मनी जनरेट होती है। तो उस पैसे को लगाने के लिए जो है कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा, वो पैसा रखा तो नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका होटल है, उसके अंदर मनी आई है, तो उसका सीड मनी कहां से आया है, उस पर क्वेश्चन मार्क किया जाता है, और फिर उसी के हम उसको ट्रेल पे देखते हैं कि मनी कहां से मूव हुई है, कहां से आई है, ए से आई है, बी से गई है, सी जेड तक उसको जाना पड़ता है, तभी उसका सोर्स पता लग पाता है कि क्या है क्या नहीं है। ये तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, मैडम ने अभी कहा था कि ट्रायल पे जोर दे रहे थे। मैडम को मैं बताना भी चाहूंगा, वैसे भी मैं विद रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, आज की तारीख में हमारे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,000 केस पेंडिंग हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 11 लाख केसेस पेंडिंग हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि 84 के अंदर 2 बच्चे आम खाते हुए एक दूसरे को मर्डर कर दिया था, वो अब जाके डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल के बाद। तो आप अंदाजा लगा लो कि उसका ट्रायल कैसे इतने स्पीडी हो जाएगा। और अभी आपका उदयपुर के अंदर एक दर्जी का मर्डर किया था और उसके अंदर जो है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट लगी थी और कैमरे के ऊपर क्लियर एविडेंस थी, आज तक उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा जयपुर के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए हमारे यहाँ व्हाई, मतलब क्वेश्चन इज व्हाई, इसमें दिक्कत कहां पर है? ऐसा है, इसका ऐसा है कि इसके लिए आप सेपरेट एक चर्चा करें, सेपरेट एक करें, उसके अंदर बताया जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं। आज 20 लाख आदमियों के ऊपर हमारे पास एक जज है। मैं समझ गया, यानी पहले के मामले इतने ज्यादा बड़ी तादाद में है कि इनका नंबर आते आते, या फिर अगर इसको देखेंगे कुछ बड़े मामले, आधे केस तो वैसे ही निपट जाएंगे, जेल के अंदर ही निपट जाएंगे। इसीलिए कृष्णा अय्यर ने फर्स्ट टाइम, मुझे भी 30 साल हो गए वकालत, जेल इज द रूल, साल हो गए, जेल इज द एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है सर, कनोटेशन दी गई। मुझे बस इस समय पर छोटी सी घबराहट ये होती है कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो छूट छाट के क्योंकि कई और दिलचस्प मुद्दे आ जाते हैं, मैं जानता हूं। तो हम इसको यहां पर थोड़ा विराम देते हैं। शरद जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। शरद जी, आप अपनी बात भी कहिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाह रहे होंगे। और साथ ही साथ में मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को भी बताएं कि अनजाने में की जाने वाली वित्तीय अनियमितताओं या अपराध के विषय में कितना सतर्क रहना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो आपने पूछा था कि भाई जो मामले बड़े होते हैं, देखिए जो मामले बड़े होते हैं कोर्ट भी उसका संज्ञान पहले लेता है, ये हम सब जानते हैं। एक मान लीजिए 10 लाख का मामला है और एक 100 करोड़ का मामला है, तो लाजमी बात है पहले 100 करोड़ के पे आप ध्यान देंगे। और छोटे छोटी गलतियां भी मनी लॉन्ड्रिंग में होती रहती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने सुना होगा, आप भी मेरे ख्याल दिल्ली एनसीआर में अपना भारत एक्सप्रेस का स्टूडियो, उसके आसपास बहुत सारे बिल्डर्स हैं। उन बिल्डर्स में आपने सुना होगा बहुत सारे इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, मैं उदाहरण दे देता हूं, कुछ मैं किसी का नाम नहीं लेता तो इसलिए जनरल बात तो मैं कर ही सकता हूं। उन्होंने क्या किया, पैसा आया कस्टमर से लिया, बुकिंग ली, उस पैसे को इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, वो पैसे को सारे में घुमाया। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग में वो लोग अंदर गए हैं। बहुत से लोग अंदर है, मैं नाम ले सकता हूं पर यहां पर लूंगा नहीं मैं। तो आपसे क्या होता है कि ये तो हुई जानबूझ के करी हुई, कि आपने जानबूझ के पैसे को, इधर का पैसे को उधर घुमाया। अब अनजाने में ये हो सकती है कि आम आदमी को ध्यान रखने की क्या बात है। आम आदमी को ध्यान रखने की ये चीज है कि जब वो पैसे को, लेजिटिमेट पैसे को भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तीसरे से चौथे में, जब या एक व्यक्ति से दूसरे को दे रहा है, तो उस पैसे की पूरी ट्रेल रखनी चाहिए। ट्रेल का मतलब है कि आप अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को डाल रहे हैं तो आप किस मकसद से डाल रहे हैं, आपके पास वो मकसद लिखा हुआ होना चाहिए, आपके पास वो मकसद डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप या तो लोन दे रहे हैं, या डिपॉजिट दे रहे हैं, या आप खर्चा कर रहे हैं, ये आपके पास पूरी तरह से नोट होना चाहिए। अमूमन क्या होता है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खुलते हैं 2 साल 3 साल बाद, ठीक है। और उस समय जो लोग अनजाने में करते हैं उनको ये याद ही नहीं रहता कि मैंने सन 2022 में अगर किसी से लेन देन किया था तो मैंने क्यों किया था, मैंने इस बैंक से उधर बैंक में डाला था तो क्यों डाला था। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग अपने रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस के प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, मैं भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए काम की बात बता रहा हूं जो उनको शायद अक्सर सुनने को नहीं मिलेगी। अगर आप बाकायदा थोड़ी सी तकलीफ झेल के आप अगर रिकॉर्ड रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी सरकारी नोटिस का, हाँ आपने अगर अवैध काम किया है तो वो बात अलग हो गई, पर यहां बात अनजाने की हो रही है। और अगर जान के आपने किया है तो फिर आप कभी भी पकड़े जाने का डर आपके ऊपर है, आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपने कानून का उल्लंघन किया है, उसको मैं बिल्कुल कोई रास्ता भी नहीं बताऊंगा, ना मैं उसका सपोर्ट करूंगा। मैं सिर्फ अनजाने वालों की बात कर रहा हूं कि अनजाने वालों को ध्यान। बाकी ये सच है कि बड़े मामले जो मीडिया में आ जाते हैं, आपके जैसे माननीय जो फेमस टीवी चैनल है वो उसको चला देते हैं, तो वो जरा ज्यादा संज्ञान ले लिए जाते हैं। जो छोटे मोटे मैटर कोर्ट में चलते रहते हैं वो सालों साल लटके रहते हैं, उन पे कोई निर्णय भी नहीं होता है, वो लटके रहते हैं। मेरे साथ माननीय जज साहब भी बैठे हैं, वकील साहिबा भी बैठी है और पुलिस महकमे से भी बैठे हैं, वो सब इस बात को मानेंगे। अरे शरद जी, मैं तो पिछले जब से ये घटना हुई है कोलकाता वाली, लगातार पैनल डिस्कशन कर रहा हूं, तो मुझ पर तो कई बार ये सवाल आता है कि ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया। तो मैं उनको गिनवाता हूं कि ये दिखाया, फिर सब कुछ दिखाइए। बहुत मीडिया के ऊपर भी बड़ा कई बार सवाल उठता है तो उसके भी जवाब देना पड़ता है, सीमाएं रहती हैं।
तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ मामले जब चर्चा में आ जाते हैं तो उनको लेकर हम देखते हैं कि एक माहौल बनता है, एक प्रेशर बनता है। जैन साहब से भी इस पर मेरी बात हुई थी, हालांकि वो मुद्दा दूसरा था। जैन साहब, ये जो दबाव वाली बात शरद कोहली जी कह रहे हैं, कुछ मामले तो आ जाते हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले पेंडिंग भी हैं। आप अभी ओवरऑल फाइनेंशियल मामलों को कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए कितनी गंभीरता का विषय है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में या फिर जो एक इनइक्वालिटी का मामला होता है, कई और लोगों का अपरोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है जिनको पता ही नहीं है कि ये जो पैसा कोई अकूत संपत्ति बना रहा है या किस किस का पैसा चूस कर या खींच कर बना रहा है। तो आप ये थोड़ा सा बताएं कि इसको लेकर कितनी गंभीरता हमारी कानून व्यवस्था में देखते हैं, पुलिस में देखते हैं, लोगों में कितनी अवेयरनेस देखते हैं आप इसको लेकर? देखिए, जब भी इस प्रकार की बड़े बड़े केसेस में कार्रवाइयां होती है, जो आम जनता है वो उसको बहुत पसंद करती है, वो बहुत इसके हक में है। और अगर हमारा जस्टिस सिस्टम के ऊपर फेथ बने रहना चाहिए, बना रहना है, तो हमें ऐसे केसेस को निरंतर पकड़ धकड़ करनी होगी, जिससे लोगों का विश्वास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बना रहे। फाइनेंशियल टास्क फोर्स इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है। जब भी आपको IMF के लोन मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलते हैं, तो ये देखा जाता है कि वहां पर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, जो टैक्स हेवन्स में पैसे लगा रखे हैं लोगों ने, जो वहां से रीरूट हो रहे हैं, वो कितना इस कंट्री में है, कितना जब से डिजिटल लेन देन बढ़ा है, बैंक अकाउंट्स खुले हैं, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे आ रही है। इनकम टैक्स जो फाइल करने वाले लोग हैं, रिटर्न फाइल करने वाले, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। बहुत से लोग अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखा पढ़ी में सब कर रहे हैं। जो पहले था कि प्रॉपर्टीज में, मैं आप देखता हूं, पहले यह था कि 33% नंबर 1 में, 67 नंबर 2 में चल रहा है। अब आप बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो 100% लिखा पढ़ी में लेते हैं और उसके बगैर नहीं लेते। पहले तो लोग बाग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते थे, आधा पैसा जो है वो नंबर 2 में दे दिया, या पूरा ही पैसा नंबर 2 में देके शोरूम से गाड़ी ले ली। ये सब चीजें, इसमें कमी आ रही है, आनी चाहिए। लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, जो खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, उनकी अरबों की संपत्तियां खड़ी हो गई है। जो पहले एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, ये जो ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए, मेरा मानना है। कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, तभी लोगों का, देश के लोगों का विश्वास जो है वो कानून व्यवस्था में और यहाँ के लॉज में बना रहेगा। अन्यथा वो उठ जाएगा, और अगर एक बार उठ गया तो वो बड़ी विषम परिस्थिति पूरे देश के समक्ष हो। जी, अब क्योंकि क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे, दर्शक भी इस बात को समझ पाएं कि मनी लॉन्ड्रिंग, या जैसा मैंने कहा कि जाने अनजाने आप कोई गड़बड़ी ना करें, लेकिन कानूनी तौर पर इन पहलुओं को भी जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां की स्थितियां, वहां के प्रयास को भी देखें। जैसे हमने देखा 500, 1000 के नोट बंद हुए, हमने देखा 2000 के नोट को किस तरह से डिस्करेज किया। ये एक कदम था, वही जिस शरद कोहली जी जिस बात को कह रहे थे कि किसी ने ब्लैक मनी या मोटा कैश अपने पास रखना है, उसको डिस्करेज किया जाए। प्रयास बहुत सारे, या डिजिटल इकोनॉमी लाए, आप छोटा मोटा पेमेंट भी जो है वो ऐसा है जिसके ट्रांजेक्शन को आप लंबे समय तक रीड कर सकते हैं या प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, ऐसा नहीं कि कैश में ही ज्यादातर डील हो जा रही है। डॉक्टर सतीश चंद्रा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो ऐसा माना ही नहीं जाता था कि वित्तीय, हाँ ये होता था वित्तीय अपराध में, मतलब किसी का पैसा चुरा लिया तो ये वित्तीय अपराध है, तो सीधे सीधे क्राइम हो गया, आपने चोरी कर ली है, पैसा चुरा लिया है। लेकिन वित्तीय लेन देन, पैसा ज्यादा कमा लेना, रख लेना, टैक्स को चुरा लेना, ये धीरे धीरे जब कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो ये चीज, फिर हमने देखा कि बड़े बड़े लोग, जो शरद कोहली जी ने बहुत सारे लोगों का न जिक्र करते हुए भी एक तरीके से तस्वीर पेश कर दी कि वो एक पूरी दुनिया दिखा रहे हैं, कि रियल एस्टेट की दुनिया भी दिखाई, और ऐसे कई लोगों के चेहरे हमारे सामने आ गए। आपको लगता है कि वर्तमान दौर में, हाँ, अब हम एक ऐसे दौर में बढ़ रहे हैं जहां पर फिनेंशियल मामले ज्यादा सामने आएंगे, और ये बढ़ती हुई इकोनॉमी साथ ही साथ में भ्रष्टाचार पर लगाम इन दोनों को भी दिखाता है? आपकी राय क्या है? ऐसा मुझे लगता है, लेकिन क्या ये सही है या नहीं? देखिए, ये तो कमी आने वाली नहीं है ये फ्यूचर में। रीजन क्या है कि जैसे कि कोहली साहब ने बताया कि बिल्डर्स के साथ ब्लैक मनी है, इसलिए ब्लैक मनी है क्यों यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा है। 42% आपका टैक्स, इनकम टैक्स आता है जो मनी में, और जिसका आया है पैसा नंबर 1 का, उससे सोर्स पूछी जाती है, बताइए
वो कहता है भैया मैं इंजीनियर में पढ़ता नहीं हूँ, आप मुझे दे दो, मैं अपने आप करा लूंगा उसको वाइट। एक तो टैक्स स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और उसका डिस्क्लोजर के लिए क्या हो सकता है जी। अब पहले आई थी हमारे यहाँ वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम वगैरह आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसको तो बेकार है, स्कीम नहीं ला सकते आप, क्योंकि अगला तो जो है हर साल 45% टैक्स दे रहा है, 40% टैक्स दे रहा है, और ये 35% में साफ हो रहे हैं, तो इस तरह से वो स्कीम तो चल नहीं पाएंगी थोड़ा। लेकिन हमें इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हम टैक्स स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जहां तक करप्शन का सवाल है, जैसे कि हाई वैल्यू करेंसी नोट्स कम हो गए तो वॉल्यूमनेस बढ़ गया, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का आता है पैसा जो आता है, नंबर 2 का जो भी आना है वो सारा कैश में ही आता है जी। वो ये तो है नहीं कि उसका जो आना है, तो इसका वॉल्यूमनेस बढ़ गया, तो इसके लिए वो कम हो गया। डिजिटलाइजेशन अब ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो आगे बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट का प्रयास है, सभी का प्रयास है कि वो डिजिटलाइजेशन को बढ़ाए, उसको पैसे को, तो उससे अपने आप थोड़ा कम होगा। लेकिन आप कहें कि ये बिल्कुल रूट आउट हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है जी। नवरत्न जी, आपकी भूमिका ऐसी रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक कोई गिल्टी नहीं होता तब तक तो वो एक तरीके से उसको बचाना आपका, अब वो है नहीं है और उसके खिलाफ अगर आरोप भी हैं तो आप लोग कई बार ऐसा होता होगा कि क्लाइंट को बचाने के प्रयास करने होते होंगे। कई बार नहीं, हमेशा ही करना कोई भी लॉयर है देखिए, कई बार किसी को न्याय दिलाने के लिए भी, कि मान लीजिए किसी अन्य ने पायस ड्यूटी है जी जी लॉयर जी। तो मैं आपसे तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज के दौर में अभी आप हमारी कानूनी प्रक्रिया को एक वकील के नाते किस तरीके से देख रही हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी के बाद तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है बन भी जाएं, और हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुए भी हैं, लेकिन क्या उस स्तर पर हम भ्रष्टाचार को धीरे धीरे कम करने के प्रयास कर रहे हैं, और उस पर ये चाहे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, कैश को डिस्करेज करना हो, डिजिटल मनी की तरफ जाना हो, ये आपको प्रभावी कदम लगते हैं? It may be a very strong statement which I am about to make. I feel, मुझको ऐसे लगता है कि डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी होती है कानूनी सिस्टम, किसी भी डेमोक्रेसी की। मैं उस परिवार से हूं, 30 साल है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरा अपना घर है वो, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि वहां कीड़ा लग गया है। आप बाकी पूरे को कुछ भी चमका लीजिए, हाथ पैर मुंह, जब तक वो रीढ़ की हड्डी सही नहीं होगी तब हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच सकेंगे। मैं एक माँ भी हूं, मैं इस परिवार से हूं, यही बच्चे हुए हैं, सब है, मैंने यहीं से सब सीखा है, यही मैंने कमाया है, सेल्फ मेड हूं, बहुत दिक्कतें भी आई हैं, किंतु ये बात सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि आज हमारे लीगल सिस्टम में बेइंतहाई रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हम लोगों को मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक दिन चुपचाप बैठूंगा, और मुझे ऐसे मामलों पे चुप ही बैठना चाहिए। आपको और जस्टिस साहब को बैठाऊंगा साथ में और फिर बात करूंगा, तब दोनों एंगल आ जाएंगे, और मेरे जैसे व्यक्ति को उस समय शांत रहना चाहिए। जैन साहब, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देयर इज होप। अब जो हमारे नए जो बच्चे आ रहे हैं, मैंने जब ये कहा ना, तो ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है, और मैंने सबसे अंत में जो है कमेंट शरद कोहली जी का जानबूझकर रखा है, क्योंकि मुझे पता है हम सब मिलकर उनको सुनना चाहेंगे, उनका ये टॉपिक है। उससे पहले जैन साहब, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा, क्या धीरे धीरे ये प्रयासों से भ्रष्टाचार डिस्करेज हो रहा है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा। जो मैंने सर्विस के दौरान देखा है, लोग ये कहते हैं कि पहले ये काम 50 रुपए में हो जाता था, अब 1000 में भी नहीं हो रहा है, तो इससे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, एक बेसिकली हमको एक बात समझनी होगी, हिंदुस्तानी जो है वो बाई नेचर बेईमान है, और वो आज मुझे बड़े कड़े स्टेटमेंट सुनने भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपना के अपना काम, अपना स्वार्थ हासिल करना चाहता है। ये हमारे यहाँ तो ये जापानीज वाला सिस्टम नहीं है। जापानीज जो है वो, अब लोग कहते हैं पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। भाई कैसे आउट हो गया? अरे भाई, लड़के ही तो उसको खरीद रहे हैं 10-10 लाख में, 15-15 लाख में, और ये पैसा उनके माँ बाप ही उनको दे रहे हैं। नवरत्न जी ने एक चीज ऐड की है कि सारे हिंदुस्तानी नहीं है। अगर हम ईमानदार चाहते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये देखिए, क्या कई बार मन के भाव भी होते हैं, और वो एक बहुत सामान्य तौर पर एक बात आई। अब शरद जी, इस पर आपका स्टेट, क्योंकि आप इस मामले में
जब फाइनेंस की बात है तो पैनल पर सबसे ज़्यादा आपको इसका नॉलेज है, तो आप बताइए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, कैश को जो डिस्करेज किया गया है, ये प्रयास आप कैसे देखते हैं? पीएमएलए कानून जैसी बात हो तो हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो जैन साहब ने बात करी उनसे क्षमा मांगते हुए मैं उसमें संशोधन करना चाहूंगा। ये वही देश है जहां पर राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए हैं। ये वही देश है जिसने सत्य के मामले में विजय हासिल की है। सत्यमेव जयते। तो सभी हिंदुस्तानी बेईमान है। मैं क्षमा मांगते हुए उनसे इसके लिए चाहूंगा कि वो अपने स्टेटमेंट को, मैंने सभी के लिए नहीं कहा, ये सच नहीं। मैंने सभी मन का भाव हम जानते हैं। जैन साहब बहुत जिम्मेदार आदमी है, वो एक भाषाई तौर आपने मुझे देखा, मैंने भी कान बंद किए। मैं जानता हूं उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि सबको एक भाव तोल दे, पर क्योंकि सुनने में दर्शकों के कान में जो शब्द जाते हैं, ठीक है, आपने उसको ठीक कर दिया। अब दूसरी आपने जो सवाल पूछा, मैं उस पर जल्दी से रैप अप कर देता हूं। देखिए, हम जो है, हम पहले जहां थे वहां से अब बहुत आगे आ चुके हैं। आज ये पैसे का लेन देन करना उतना आसान नहीं रहा है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दे दूं जो कि हमारी वकील साहिबा और जज साहब और डीजीपी साहब भी सुनेंगे कि जितनी भी केसेस रजिस्टर होते हैं कोर्ट में, सिविल या क्रिमिनल, मैं फौजदारी और सिविल दोनों के ले रहा हूं, उसमें से 70% केसों के पीछे कहीं ना कहीं पैसा छुपा होता है। पैसा छुपा होता है मतलब पैसे की कहीं ना कहीं चाह होती है, पैसे की प्राप्ति की इच्छा होती है, पैसे का डिस्प्यूट होता है, उसमें कहीं ना कहीं पैसा छिपा होता है। भले ही वो घर में एक पति पत्नी का डिस्प्यूट कई बार क्यों ना हो, बाप बेटे का क्यों ना हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो आपको कह रहा था कि आज की डेट में करप्शन उतनी आसान नहीं रही है, क्योंकि आज आप पैसे को जितना पहले संभाल सकते थे, जितना पहले बेपरवाही से पैसे को देखा जाता था, आज पैसे को बहुत ही उसकी ट्रेल है, जहां पैसा जाता है उसको पूरी तरह से ट्रैक किया जाता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज पैसे को छुपाना, इस तरीके के पैसे को इस्तेमाल करना, दोनों ही बहुत कठिन हो चुके हैं। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं आपकी बात को, तो जिन चोरों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, स्मगलर्स के लिए और जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसके लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, कहां भर लाऊं जमुना से मटकी, अब उतना आसान काम नहीं है। नवरत्न जी, आप बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं क्लोजिंग करने जा रहा हूं, मेरे सहयोगी बार बार कह रहे हैं सर टाइम ओवर हो गया है। अच्छा, कोहली भाई साहब की इस बात पे हम भी एड ऑन करना चाहेंगे। पहले करप्शन वाज नॉट एन इशू, खत्म ही हो गया था। आज एटलीस्ट हम लोग बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज होप। नहीं, मैंने जो सवाल, देखिए अंतिम सेगमेंट में मेरे सवाल की शुरुआत एक होप ही थी। मैंने कहा कि ठीक है, एकदम अभी नहीं लगता कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि मामले ज्यादा आ रहे हैं तो और लगने लगता है और तो नहीं बढ़ गया। हम देख रहे हैं कि जब चीजें ज्यादा आती, इसका मतलब हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहां पर कोई आदमी बच नहीं पाएगा गलत करके। हाँ, यह भी बात सही है कि मामलों को फास्ट ट्रैक होना चाहिए। उसमें कुछ मजबूरियां जो है वो जज साहब ने भी यहां पर रखी है कि कितने मामले पेंडिंग है, तो बहुत सारे इश्यू मुझे लगता है। और नवरत्न जी, आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, तो मुझे निश्चित तौर पर एक कार्यक्रम और करना होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई जानकारियां दी। डॉक्टर सतीश चंद्र, आपका धन्यवाद। ए के जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवरत्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पैनल पर जुड़ने के लिए। तो भारत का सवाल में आज जिस तरीके से हमने पीएमएलए को और साथ ही साथ कई फाइनेंशियल बातों को समझने का, खास तौर पर वित्तीय अपराधों को समझने का प्रयास किया है, यही प्रयास हम अन्य विषयों पर भारत का सवाल में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।